बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हबीब ओ लेवल अकाउंटिंग का ट्यूटर हूं आपका। अच्छा, आज हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यह है द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने पहले जो लेसन था हमारा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था ओ लेवल अकाउंटिंग का, और हमने उसमें पेपर स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। तो वो जिन स्टूडेंट्स को फ्रॉम स्क्रैच ओ लेवल अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि वो पहले लेसन से स्टार्ट करें। वरना जिसको अगर पर्टिकुलर टॉपिक को भी अगर वो करना है हिट, तो वो उस टॉपिक से भी फाइन कर सकता है। तो ये मेरा दूसरा लेसन है। अब इंशाल्लाह आगे जो है लेसन 3, 4, 5 ऑनवर्ड हम चलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स भी मैं रिकॉर्ड करूँ, ताकि अगर कोई पर्टिकुलर लोगों आप लोगों को कोई जिसमें होती है, जैसे किसी को डेप्रिसिएशन समझना है, कोई पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, कोई लेजर का कोई पर्टिकुलर लेजर है, या कोई इसमें फार्मूला समझ में नहीं आ रहा, या अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ ऐसे देखनी है, डेबिट क्रेडिट के रूल देखने हैं, तो वो एक अलग अलग शॉर्ट भी मैं डाल दूंगा उसमें, ताकि आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर वो एक ओवरव्यू उनको आपको मिल जाए। और अगर आपको डिटेल में लर्न करना है अकाउंटिंग को वो लेवल की, तो फिर आप मेरी ये वीडियो को एक सीक्वेंस में लेके चल लें। ठीक है, उसमें भी हो सकता है, और नहीं तो फिर आप अगर पर्टिकुलर वीडियो भी अलग से भी वो देख सकते हैं। तो मैं अभी तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 20 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर एक कवर कर लें। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि 5-6 मिनट्स के अंदर भी टॉपिक्स कुछ हों कवर कर लें, ताकि आप लोग थोड़ा सा जल्दी इसको ओवरव्यू ले लें, लर्न कर लें, फिर एक्सरसाइज भी कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, या उसको कह लें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, या उसको कैपिटल ऐड कर दें, तो यानी इक्विटी, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, ये एक ही चीज़ है। असेट्स और लायबिलिटीज आपने देखना है, तो अब आप ये देखें कि इसमें असेट्स जो है वो क्या हो सकते हैं आपके, कैश है, इक्विपमेंट है, ठीक है, ये है, और लायबिलिटी में आपके लोन है, बाकी ओनर्स इक्विटी हो गई। तो अब इसमें ये तो एक बेसिक इक्वेशन है जो आप याद रखें कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी और कैपिटल। राइट। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज कैपिटल। तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल को भी अब देख लेते हैं। असेट्स क्या है, देखें, थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस और ओड टू द बिजनेस आर रिगार्डेड एज द रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेसेस और बिजनेस और द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो रिसोर्सेज एक्चुअली असेट्स हैं आपके। अच्छा, इसमें फिर आ जाती है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या है, देखें, इन एडिशन टू द ओनर अदर पीपल में ऑल्सो प्रोवाइड असेट्स टू द बिजनेस। अमाउंट्स विच आर ओन्ड टू अदर पीपल आर नोन एज लाइबिलिटीज सच एज लोन्स। ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ये असेट्स लाइबिलिटीज का मैंने डेफिनेशन इसलिए भी लिख दिया कि कोई अगर नोट करना चाहे उसको इसमें से नोट कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको फर्दर डेफिनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें, तो मैं आपको फर्दर डेफिनेशन भी अलग से इसमें भेज दूंगा। लेकिन अभी तो मैं एक लेसन चल रहा है, तो उसके अंदर हम ओवरव्यू सब चीज़ों को लेंगे, कवर हम सब चीज़ें करेंगे। अब कैपिटल क्या है, एनी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। दिस इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट मे ऑल्सो इंक्लूड बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कैपिटल। तो असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये एक डेफिनेशन आ गई आपके पास। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स है, आप देखिएगा, वो मैं बाद में इसमें टेक्स्ट में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। वो इक्विपमेंट के बाद मशीनरी एंड गुड्स वो मिल गया है, मशीनरी एंड, और इसके अलावा और भी कोई अगर मिस्टेक होती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़रा एक स्पीड अप करके इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि ओ लेवल के स्टूडेंट्स को एक वो ओवरव्यू मिल जाए, और थोड़ा सा एक, और थोड़ा सा डिले भी हो गया था लेसन 2 में, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हम इसको पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल डिफाइन हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और भी आप यहाँ देख सकते हैं कि असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल में और क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे आप ये देखें कि इसमें असेट्स में क्या आ जाता है, आपकी इन्वेंट्री पूरी, जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, इक्विपमेंट आ गए, फिर कैश आपका, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, और इसमें लैंड भी आपका असेट्स है। ये सारी रिसोर्सेज है ना, दैट आर यूज टू रन अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, तो असेट्स हैं। अच्छा, फिर लायबिलिटीज हैं, समझ लेंगे वो असेट्स में ही आ जाते हैं, लेकिन क्या लायबिलिटीज में हम ओ करते हैं किसी थर्ड पार्टी को। अब टैक्स ड्यू है, वो हम किसको पे करेंगे, टैक्स अथॉरिटीज को। ठीक है। अनपेड बिल्स हैं, वो हम किसको करेंगे, यूटिलिटीज कंपनी जो है हमारी, जैसे अगर बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, सैलरीज हैं, वो भी हम किसी को पे करते हैं, ड्यूज हो गई ना। तो ये जितनी भी हैं, ये पेबल जो हैं, वो आपके लाइबिलिटीज आ जाते हैं। लोन्स बोरोड, जो मोस्ट कॉमन लाइबिलिटी इज द लोन, वो फ्रॉम बैंक भी हो सकता है, यूजुअली फ्रॉम बैंक होता है, अदरवाइज जो आप फैमिली मेंबर से दोस्त से जिससे भी लेते हैं, तो वो लोन्स ही है, तो वो लाइबिलिटीज में आ जाता है। और ओनर्स इक्विटी पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस आपका कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, ये सारा आ जाता है। अब देखें, इसमें
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्यों लिखा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर दिया बिजनेस, आपने अब एक साल आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट का एक पार्ट भी कंपनी एक्यूमुलेट कर देती है और कैपिटल में वो ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक पार्ट हो जाता है ओनर्स इक्विटी का। अभी आगे आके हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ओवरव्यू था, और असेस लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं या उनकी डेफिनेशन क्या है ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसी का एक पार्ट है लेसन 2 में कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अच्छा जी, अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अब इसमें मैं डेफिनेशन भी मैंने आपको दो दो दे दी हैं इसमें। बुक कीपिंग की भी मैंने दो डेफिनेशन लिख दी हैं जो शॉर्ट डेफिनेशन है, और ये भी कंप्लीट डेफिनेशन ही है। तो बुक कीपिंग क्या है, नंबर 1 पे, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है। फिर बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। अब बुक कीपिंग के देखें मतलब क्या है, बुक कीपिंग में आपने कोई और काम नहीं करना, बुक कीपिंग में सिर्फ प्रोसेस क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग डेटा। कोई भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है, आपने कोई परचेज की कोई चीज़, ठीक है, यू परचेज एन एसेट, यू purchase an inventory on credit or purchase an inventory on cash, you sold inventory on cash, sold inventory on credit or on account, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गई। स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम इन्वेस्टमेंट, ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गई। और फिर हमने करके विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, ठीक है, फॉर द बिजनेस, विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर प्राइवेट यूज, सब ट्रांजेक्शन है। परचेज इन्वेंट्री, परचेज फर्नीचर, सेल इन्वेंट्री, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, तो ये बुक कीपिंग का मतलब प्रोसेस क्या, सिर्फ आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होंगी एक अकाउंटिंग बुक में। कोई भी रजिस्टर हो सकता है, कोई एक जर्नल हो सकता है, कोई प्रिंटेड भी हो सकता है। तो बुक कीपिंग का प्रोसेस सिर्फ ये है, समझ लें, आप याद रखें कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंटिंग बुक्स। अब अकाउंटिंग बुक्स में जो है वो आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग बुक्स कौन कौन सी हैं। अभी तो आप याद रखें अकाउंटिंग बुक्स, आगे कौन सी बुक्स हैं वो बताएंगे किस में रिकॉर्ड करते हैं डेटा। लेकिन इसमें बुक कीपिंग में और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने ये करना है। हाँ, बुक कीपिंग का जो भी वर्किंग है, जो भी डेटा रिकॉर्डिंग है, वो आगे अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है फिर। तो अब हम जो नेक्स्ट है वो है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की डिटेल डेफिनेशन जो है वो यूजुअली नहीं दी जाती बुक में, वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो भी यूजर हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, क्रेडिटर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, जो यूजर है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रोसेस है आप क्या करने जा रहे हैं, जैसे आपको मैंने एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बताई, जो एक जो भी है, जो हमने परचेज की, सेल की, विड्रॉ किया, और फिर हमने उसको डिपॉजिट किया, जो ट्रांजेक्शन है उसको मेजर करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि क्या हुआ, आइडेंटिफाई में ट्रांजेक्शन क्या हुई है, सेल हुई, परचेज हुई, क्या हुई है। एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, यही हुई इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है, जो भी देखें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। उससे पीछे पूरा बैकएंड के ऊपर इकोनॉमी भी है, फिर पीछे बिजनेस सारा क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स, इन्फॉर्म जजमेंट्स का मतलब है कि आगे आप पढ़ेंगे, इन्फॉर्म जजमेंट्स हम देते हैं कि ये परचेज हुआ था, इतने का हुआ था, यूं हुआ था, इस तरह था, सेल हुई तो सेल की कैटेगरी क्या थी, सेल क्यों हुई, सेल कैसे हुई, ठीक है। और ये उसकी जो पूरी एक डिसीजन होगी, वो अकाउंटिंग का काम है, पूरा रिकॉर्ड करके इस प्रोसेस को आगे डिफाइन करना और आगे कन्वे कर देना कि भाई ये है, तो दिस इज द अकाउंटिंग। तो अब अकाउंटिंग यूजेस द बुक कीपिंग रिकॉर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी हम आगे देखेंगे रेगुलर इंटरवल्स क्या मतलब, क्या मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस ये आ गया। अब ये आपके पास सवाल इस तरह एग्जाम में आता है कि व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और एक्सप्लेन व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसमें आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग का पर्पस क्या है देखें, अब ये आ गया एक्चुअल, जो आपने वो बुक कीपिंग देखा उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ा, अब अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या आ गया। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग is that it lets the people and entities know what if they are making a profit or loss. Entity means business, people का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, आप अपना एक बिजनेस चला रहे हैं अकेले तो आप एक हो गए, ठीक है। लेकिन यूजुअली लोग देखते हैं कि भाई यह बिजनेस जानना चाहता है कि इफ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट द एंटिटी इज वर्थ, एंटिटी की वर्थ कितनी है, मेरा जो बिजनेस है उसकी वर्थ क्या है मार्केट में, मेरे लिए क्या वर्थ है उसकी, व्हाट अ ट्रांजेक्शन वाज वर्थ टू देम, वो जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी वर्थ क्या है, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी, ये पर्पस ऑफ अकाउंटिंग हम वो कर रहे हैं, ठीक है।
हाउ मच कैश दे हैव, ये भी हम देख सकते हैं अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से, और हाउ वेल्दी दे आर और वी आर, हाउ मच दे आर ओड, हाउ मच दे ओ, ठीक है, इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कीप अ फाइनेंशियल चेक ऑन द थिंग्स दे डू। अब देखें अकाउंटिंग के अंदर सब चीज़ें आ गई। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं? तो ऐसी बात है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, खर्चे सारे निकले आपके, प्रॉफिट अर्न करें, उसको आगे लेके चलें। देखिए बेसिक जो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग है वो सारी यही चीज़ें आज सबसे पहले देखें, सबसे पहला पर्पज ये कि इफ वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, भाई बिजनेस स्टार्ट ही हमने प्रॉफिट के लिए किया ना। अब लॉस हो रहा है तो लॉस पता कैसे चलेगा हमें? हाउ डू वी नो दैट वी आर इनकरिंग अ लॉस और अर्निंग अ प्रॉफिट? तो ये कैसे होगा? ये अकाउंटिंग के थ्रू होगा। जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसको एनालाइज किया, उसको एक जजमेंट बनाया, ठीक है कि ये है, तो हमें पता चला कि यार हमें जो है वो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, नहीं भाई हमें जो है लॉस हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, फिर हम उसके फर्दर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। एंटिटी की वर्थ क्या है, तो ये सारी बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग का पर्पज है कि अकाउंटिंग हमें क्या बताती है, व्हाट डज द अकाउंटिंग टेल अस, ठीक है। ये सारे पर्पज आ गए अकाउंटिंग के। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों के कि पर्पज अकाउंटिंग का है क्या, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अप्लाइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखें इसके अंदर मैंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन को बताया आपको, एग्जांपल्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की दी हैं। नंबर 1 पे ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद अ बैंक अकाउंट या बैंक स्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए हम अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो या तो कैश से करते हैं और यूजुअली बैंक अकाउंट खोला जाता है, उसमें पैसे रखे जाते हैं। तो ये पहली ट्रांजैक्शन होती है जब बिजनेस स्टार्ट होता है कि ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद अ बैंक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें कौन सी दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई आप मुझे बताएं। देखें इसमें अब ये मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ साथ साथ और दिखा भी देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ये दिखा देता हूँ। ये देखें ओनर्स पेज कैपिटल इनटू द बैंक। अब ये क्या मतलब हुआ, इसमें दो चीजें आ गई, कैपिटल और बैंक। बैंक आपका असेट्स है, हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखें एक चीज इंक्रीज हुई, दो चीजें इंक्रीज हुई हैं, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ और एसेट भी इंक्रीज हुआ। तो देखिए इसका इफेक्ट मैंने बताया आपको कि इंक्रीज एसेट यानी कि बैंक, अब अप एरो मीन्स के इंक्रीज और डाउन एरो मीन्स के डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज कैपिटल और इंक्रीज बैंक, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में ये हुआ। आगे फर्दर भी हम इसमें देखेंगे कि इसका आपको अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब दूसरी हम लेते हैं नंबर 2 पे, ही बॉट इन्वेंट्री बाय पेइंग चेक। अब देखिए इन्वेंट्री भी आपका असेट है और चेक कहाँ से किया, बैंक से, तो बैंक भी आपका असेट है। तो इसमें एक असेट इंक्रीज हुआ है यानी कि इन्वेंट्री, और एक असेट डिक्रीज हुआ है यानी कि बैंक। देखिए नंबर 2 पे डिक्रीज असेट हमारा बैंक हुआ और असेट इंक्रीज कौन सा हुआ, इन्वेंट्री, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आ गए नंबर 3 पे। 3 में क्या है, ही बॉट इन्वेंट्री ऑन टाइम ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट, एक ही मतलब है। देखिए कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ऑन क्रेडिट, कुछ में मिलेगा ऑन अकाउंट, किस में मिलेगा ऑन टाइम। डिफरेंट बुक्स हैं, कैम्ब्रिज की भी हैं, ओ लेवल की और भी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स हैं डिफरेंट, उसके अंदर ये लिखा है, इसलिए मैंने तीनों चीजें आपको लिख दी क्या, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऑन टाइम या ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट सेम चीज है, इसका मतलब उधार पे आपने माल खरीदा, ठीक है। ये बॉट इन्वेंट्री ऑन टाइम ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या होगा, देखें थ्री का इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज असेट। आपने इन्वेंट्री खरीदी तो असेट इंक्रीज हो गया, लेकिन साइड बाय साइड आपने पे नहीं किया ना कैश ना बैंक से, तो आपने क्या किया, उधार पे माल लिया, इसका मतलब है लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी कि अकाउंट्स पेबल क्रिएट हो गया। तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और असेट भी इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया ये? इसका मतलब है आप अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर असेट भी इंक्रीज और लाइबिलिटी भी इंक्रीज, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक, ठीक है। सिर्फ कैपिटल फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल इंक्रीज हुआ था, उसके बाद हमने कैपिटल एक दफा इन्वेस्ट कर दिया, अब हम अपना बिजनेस चल स्टार्ट कर रहे हैं और रन कर रहे हैं। उसमें जब तक आप कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कैपिटल में नहीं करते, कैपिटल दोबारा यूज नहीं होगा, या कोई ड्राइंग नहीं करते पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल यूज नहीं होगा। अब थर्ड के अंदर आ गया आपका, और फोर्थ में आपने देखा कि सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम का मतलब है कि इन्वेंट्री बढ़ी आपकी, और जब आपने लाइबिलिटी यानी कि आप बाद में कभी पे करेंगे तो लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई ना, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि यू हैव टू पे बैक इन फ्यूचर एट एनी टाइम। जो भी आपका सप्लायर के साथ एक तय हुआ है कि भाई इस टाइम में आपने पेमेंट करनी है सप्लायर को, ठीक हो गया। फिर हम आते हैं 4 पे। 4 पे देखें क्या है, ही सोल्ड इन्वेंट्री ऑन टाइम ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट। वो था बॉट इन इन्वेंट्री, अब ये सोल्ड इन इन्वेंट्री ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, ठीक हो गया 4 पे। अब 4 पे देखें क्या है, सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम। अब इस उसमें आपने तीसरी ट्रांजैक्शन में इन्वेंट्री बाई की थी, इसमें सेल की है, तो इन्वेंट्री निकल गई आपके पास से, तो इसका मतलब इन्वेंट्री जो असेट है कम हो गया, ठीक है।
कम हो गया। और एक आपको कस्टमर ने पे नहीं किया, ना चेक दिया ना कैश दिया, इसका मतलब है वो आपको फ्यूचर में पे करेगा। तो पे करेगा मीन्स कि ये आपका रिसीवेबल हो गया। यू विल रिसीव दिस अमाउंट एट एनी टाइम इन फ्यूचर, इन 10 डेज, इन 5 डेज, इन अ मंथ। जो भी क्रेडिट लिमिट हमारी कस्टमर्स के साथ होगी उसी में वो टाइम देगा। इसका मतलब है ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल। तो देखिए रिसीवेबल भी आपका असेट है, आपको पैसे मिलेंगे ना। रिसीवेबल हो गया, पैसे देने हैं तो पेबल है, और इसका अपोजिट हो गया रिसीवेबल। तो 4 के अंदर दो असेट इन्वॉल्व हो गए। एक असेट कम हुआ यानी कि इन्वेंट्री, और एक असेट बढ़ा है यानी कि अकाउंट रिसीवेबल। तो जब वो पैसे मिलेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, और जो अगर कैश आ जाएगा तो वो फिर उस वक्त कैश बढ़ जाएगा। वो तो बाद में ट्रांजेक्शन जो होगी उसमें देख लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन टाइम या ऑन क्रेडिट का क्या मतलब है। ठीक है, और उसमें कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन से पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आ गए 5 पे, सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश या चेक। यानी समझ लें 4 और 5 में सिर्फ डिफरेंस क्या है। इन्वेंट्री तो सेल कॉमन है, लेकिन जो वहां हमने 4 में सेल किया था ऑन क्रेडिट यानी कि पैसे बाद में मिलेंगे, तो उसमें अकाउंट रिसीवेबल आ गया था। ठीक है, और ये 5 पर हमने कैश पे इन्वेंट्री दी है, यानी उसी वक्त कैश भी आ गया या चेक आ गया। तो कैश और चेक दोनों आपके एसेट हैं, तो इसका मतलब है सेल ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री आपके पास से चली गई, ठीक है, तो इन्वेंट्री चली गई, इसका मतलब है इन्वेंट्री कम हो गई। कम हो गई तो एक असेट कम हो गया, तो ये असेट कम हुआ। और कैश या चेक आपके पास आ गया तो समझ लेंगे बैंक इंक्रीज हो गया। तो एक असेट डिक्रीज, एक असेट इंक्रीज, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी एक चीज कम हुई, दूसरी चीज दो, एक असेट कम एक दूसरा असेट ज्यादा, तो न्यूट्रल हो गया वो असेट्स पे। लेकिन फर्क पड़ा है ना लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा है ना कैपिटल पे। तो ये इक्वेशन की इफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ गए 6 नंबर पे, पेमेंट टू द क्रेडिटर। अब क्या किया हमने, जो भी क्रेडिटर था हमारा, सपोज वही क्रेडिटर है जिससे हमने 3 पे बॉट इन्वेंट्री की थी ऑन क्रेडिट। ठीक है, नंबर 3 ट्रांजेक्शन चेक करें, समझ लें उसी को हम 6 नंबर पे पे कर रहे हैं, पेमेंट टू द क्रेडिटर। अब देखें 6 नंबर पे पे क्रेडिटर के अंदर क्या हुआ, पैसे आपने दिए ना, तो एसेट था आपका कैश, या बैंक से दिए वो कम हो गया, ये एसेट डिक्रीज हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, डिक्रीज लाइबिलिटी, जो अकाउंट्स पेबल था वो कम हो गया। तो इसका मतलब है अब आपकी दो चीजें कम हुई, असेट भी कम हुआ और लाइबिलिटी भी कम हुई। तो ये इक्वेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ा, असेट भी कम दिखाएंगे हम और लाइबिलिटी को भी डिक्रीज करेंगे। तो ये अफेक्ट है इक्वेशन के ऊपर 6 का। अब 7 में क्या है, डेटर पेइंग मनी ओइंग बाय चेक। अब देखें जो 4 नंबर पे हुई थी सोल्ड इन्वेंट्री ऑन अकाउंट, अब यही कस्टमर हमें पैसे वापस दे रहा है। तो डेटर यानी कि वही कस्टमर, पेइंग मनी ओइंग बाय चेक। तो 7 पे क्या हुआ, डेटर पेज मनी। तो इसका मतलब है एक असेट इंक्रीज हुआ ना, जो उसने पैसे दिए आपको। ऐसा ही है, जब हमने इन्वेंट्री क्रेडिट पे बेची थी तो दो असेट इन्वॉल्व थे। एक असेट थी इन्वेंट्री, वो कम हुई थी, और ट्रेड रिसीवेबल था जो इंक्रीज हुआ था। अब वही रिसीवेबल हमें पे कर रहा है, तो अब वो जब रिसीवेबल पे कर रहा है हमें वापस दे रहा है, यानी कि उसके पास से वो रिसीवेबल कम हो गया। तो हमारे पास से रिसीवेबल कम होने का मतलब है वो असेट डिक्रीज हो गया, और पैसे आ गए, ये असेट इंक्रीज हो गया। तो ये भी असेट पे इंक्रीज और डिक्रीज का आ गया। तो अगर असेट्स पे देखेंगे न्यूट्रल फर्क है, लेकिन अफेक्ट कहाँ हुआ है, सिर्फ असेट्स पे इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी कैपिटल पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये भी अकाउंट इक्वेशन का अफेक्ट समझ में आ गया। अब हम नंबर 8 पे आ गए, ओनर टेक्स मनी आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर ओन यूज। अब देखें ये इसने जो पैसे निकाले बिजनेस से, ये बिजनेस के यूज के लिए नहीं निकाले, नॉट फॉर द यूजेज इन द बिजनेस बट फॉर द यूज ऑफ पर्सनल यूसेज के लिए निकाले इसने। तो ओनर टेक्स मनी आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर ओन यूज मीन्स के इट इज द ड्रॉइंग। देखिए जब भी आप कैपिटल में से या बिजनेस से पैसे निकालेंगे और पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग। और ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता है कि कैपिटल कम हो जाता है। देखिए ड्राइंग का अपोजिट है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने फर्दर कैपिटल बिजनेस में लगाया है तो ये कैपिटल इंक्रीज होगा, और अगर आपने विड्रॉ किए हैं पैसे पर्सनल यूज के लिए तो ये कैपिटल डिक्रीज है। तो ओनर टेक्स मनी आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर ओन यूज। अब आप इसमें देख लें कि 8 नंबर पे क्या हो रहा है कि दो चीजें कम हो रही हैं। अब देखें ये आया अफेक्ट कैपिटल के ऊपर आ गया कि आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, अगर बिजनेस यूज के लिए होता तो कैपिटल पे कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो असेट भी कम हुआ, यानी कि बैंक से पैसे निकाले, और कैपिटल भी कम हो गया क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। ये याद रखें, अगर बिजनेस यूज के लिए पैसे जो है वो ड्राइंग नहीं है, वो एक असेट बैंक से निकल के बिजनेस में कैश में आ जाता तो वो असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ कैपिटल क्या हुआ है, कम हुआ है, और असेट भी कम हुआ है। तो ये अब इस इक्वेशन पे अफेक्ट दोनों हुए, असेट भी कम हो गया, कैपिटल भी कम हो गया। ठीक है, और द लास्ट वन इज द 9 है, ओनर पेज क्रेडिटर
फ्रॉम प्राइवेट मनी आउटसाइड द फर्म। अब देखें, एक तो ये कि ओनर अपने बिजनेस कैश से भी पे कर सकता था क्रेडिटर को, सही है, तो बिजनेस से कैश कम होता और वहां हम इसको पेएबल को लाइबिलिटी को भी कम कर देते। लेकिन यहाँ उसने अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया, इसका मतलब है कि वो बिजनेस में ही पैसा आ गया, सही है। पर्सनल अकाउंट से अगर आप बिजनेस की कोई पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब आपने बिजनेस में पैसा ऐड कर दिया, इन हो गया। तो देखें, अब इसका फर्क अफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल कम हुआ क्योंकि आपने ऑफिस की लाइबिलिटी पे की ना, लेकिन की आपने पर्सनल अकाउंट से, यानी पैसे अपने पास से निकाल के दे दिए, तो इसका मतलब आपने कैपिटल भी इंक्रीज हो गया क्योंकि कैश बिजनेस से नहीं आया, बाहर से आया है। आप अपने पास से जब पैसा बिजनेस में लाएंगे तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगा, और अगर आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे पर्सनल उसके लिए तो वो कैपिटल डिक्रीज होगा। तो देखें इसका अफेक्ट क्या हुआ फिर, कि लाइबिलिटी भी कम हुई और कैपिटल इंक्रीज हुआ है। तो ये अफेक्ट असेट्स पे कुछ नहीं हुआ, अकाउंटिंग की जो अदर साइड है इक्वेशन की, लाइबिलिटी और कैपिटल, उस पर फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अब हम दूसरी उसमें देख लेते हैं, एक और है एप्लीकेशन कंटिन्यूड में, इसमें देखें एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में क्या है, नंबर जनवरी 1 पे स्टैसी सेटअप अ बिजनेस टू ट्रेड अंडर द नेम ऑफ द कैलीफोर्ड। एक बिजनेस स्टार्ट किया उसने, स्टैसी ने। शी ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड पेड इन $20,000 एज कैपिटल। ठीक है, शी ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट। देखें, अब उससे अगर आप पिछले एग्जाम्पल देखें तो यहाँ में आप देखें ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है, या तो बिजनेस पैसा आपने अगर बैंक में भी डाला तब भी वो कैपिटल है, और कैपिटल आप कहते हैं तो तब भी वो कैपिटल ही है। देखें इसका अफेक्ट क्या होगा, अब आप चेक करें, देखें ये तो हमने आपको लिखा, अब इसका अफेक्ट क्या होगा। देखें जनवरी 1 को बैंक में 20,000 आ गए, 20,000 और दूसरी साइड पे इक्वेशन आ जाए तो कैपिटल में भी $20,000 आ गए, तो यस इक्वेशन बराबर हो गई आपकी, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। ठीक हो गया, अब ये समझ में आ गया आपको। अच्छा नंबर 2 पे आते हैं, नंबर जनवरी 2। देखें जनवरी 2 में कह रहा है कि द बिजनेस परचेज प्रेमिसेस $15,000 एंड पेड बाय चेक। अब देखें दोनों असेट हैं, एक असेट इंक्रीज हुआ यानी कि प्रेमिसेस आ गए, अब हम आ गए नॉन करंट असेट्स, हम बाद में डिस्कस करेंगे नॉन करंट असेट्स क्या है, लेकिन एक असेट बढ़ा है, बिल्डिंग बढ़ गई, और एक हमने यानी चेक बैंक से पे किया। अब आप देखें जब आपके एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे ना ऊपर वो बताएगा कि आपको इक्वेशन दे देगा और बताएगा कि नीचे बताएं कि फर्क क्या पड़ा एक ट्रांजेक्शन के बाद, यानी आपने ट्रांजेक्शन के होने के बाद की सिचुएशन बतानी है। तो जनवरी 2 को जो ट्रांजेक्शन हुई इसके बाद सिचुएशन क्या हो गई कि 20,000 मेरे पास बैंक में थे, जिसमें से मैंने प्रेमिसेस 15,000 की ले ली, तो देखिए बैंक से 5,000 कम हुए और प्रेमिसेस 15,000 की ऐड हो गई, कैपिटल अपनी जगह पर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लिया आपने, ये समझ में आ गया कि जनवरी 2 को जो हमने की ट्रांजेक्शन उसके बाद का अफेक्ट दिखाना है इसमें। ये याद रखें, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ट्रांजेक्शन के बाद का अफेक्ट आपने शो करना है कि होने के बाद क्या हुआ, और उसके बाद पूरी टोटल भी बार बार आपको शो करना है। ठीक है, अब देखें जनवरी 3 में क्या है, द बिजनेस परचेज गुड्स $3,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा इसमें ऑन क्रेडिट के अंदर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आई एम फॉर रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, थोड़ी इसको इग्नोर कर दें क्योंकि अभी थोड़ी सी स्लाइड में ये चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा लर्निंग उसके अंदर आ जाए, जब एक सीक्वेंस बन जाएगा इंशाल्लाह तो उसको प्रूफ रीडिंग भी कर लिया करेंगे। अभी से वो आपने देखना है कि द बिजनेस परचेज गुड्स $3,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसका क्या फर्क अफेक्ट हुआ देखें आप, 3 जनवरी को क्या हुआ, प्रेमिसेस अपनी जगह पे 15,000 नीचे ले आए हम, बैंक 5,000 अपनी जगह पर है वो भी हम नीचे ले आए। अब आपने इन्वेंट्री क्या की, जनवरी 3 को इन्वेंट परचेज किया आपने गुड्स, ऑन क्रेडिट किया आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। पहले एग्जांपल में भी हमने किया था कि परचेज इन्वेंट्री या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखें यहाँ पर बैंक अपनी जगह पर 5,000 है, प्रेमिस 15,000 अपनी जगह पर प्रेमिसेस है, एक नई इन्वेंट्री हमने खरीद ली 3,000, तो ये एक नया एसेट ऐड हो गया, लेकिन हमने कहीं से पे नहीं किया, हम पे करेंगे, तो इसका मतलब लाइबिलिटी आ गई हमारे पे, वी ओ समवन टू पे $3,000, जो भी सप्लायर होगा हमारा। तो देखिए वहां पे लाइबिलिटी की साइड पर आ गया ना अभी, तो अब इधर हम 23,000 आ गया एसेट्स वाली साइड, और इक्वेशन की जो राइट साइड है उस पर कैपिटल पे नो इफेक्ट $20,000 है, और लाइबिलिटी $3,000 की बढ़ गई। देखा आपने, लाइबिलिटी 3,000 की डॉलर की, अब $23,000 दोनों साइड पर आ रहे हैं, 23। ठीक हो गया, तो ये है अफेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब लास्ट वन है जनवरी 4 को क्या हुआ, द बिजनेस सोल्ड गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ $1,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, बिजनेस ने गुड्स सेल, वही गुड्स का मतलब है स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी है, द बिजनेस सोल्ड गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ $1,000 ऑन क्रेडिट। देखें अब कैश नहीं मिला उसको, गुड्स तो गई आपकी, अब कैश मिला नहीं, कैश मिलेगा, दैट इज द रिसीवेबल। अब देखें
4 जनवरी के बाद का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद अफेक्ट क्या हुआ, प्रेमिसेस पे नो अफेक्ट, एज इट इज नीचे आ गई 15,000। इन्वेंट्री पे 3,000 की थी, 1,000 की आपने बेची इस ट्रांजैक्शन में, तो 3,000 से कम हो गई, 2,000 की रह गई, आ गई। अब देखिए एक नई चीज आ गई, नया एसेट आ गया कि रिसीवेबल, 1,000 की जो आपने इन्वेंट्री बेची वही रिसीवेबल में आ गई, $1,000। ठीक है, बैंक से कुछ नहीं गया तो 5,000 एज इट इज नीचे आ गया, और वहां पर $20,000 का कैपिटल नो अफेक्ट था। ट्रेड लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी थी ट्रेड पेबल, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही असेट्स पे टोटल फर्क पड़ा है। आप देखें 2,000 की इन्वेंट 3,000 की इन्वेंट्री कम हो गई, 2,000 की हो गई है, और ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट हो गया। तो आप देखें टोटल फिर वही $23,000 है। तो ये अफेक्ट समझ लें किसी भी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग के ऊपर क्या होता है इक्वेशन पे, तो आपको समझ में आ जाएगी, और आगे प्रैक्टिस भी करेंगे आप तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ राडार प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये इसमें क्या मिस्टेक हुई है हम देखते हैं। अब एनी ट्रेडर, समझ लें ट्रेडर होगा, ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रेमिसेस है 180,000, ये एसेट है, मैं आपको बता भी देता हूँ। इन्वेंट्री 23,420, ये भी एसेट है। ट्रेड पेबल ये लाइबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी एसेट्स है। ऑफिस फिक्सचर एंड फिटिंग ये भी एसेट्स है। लोन फ्रॉम बैंक ये लाइबिलिटी आ गई। कैश एट बैंक ये असेट्स है। मोटर व्हीकल असेट्स है। अब मैंने 3 चीजें नीचे पूछी आपसे, देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अगर याद है तो आप निकाल लेंगे। असेट्स की वैल्यू कैसे निकलेंगे, बहुत ईजी है, कोशिश करें हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, मैंने आपको बतानी लाइबिलिटीज कितनी है। अब ये तो सिंपल मैथ्स हो गया कि आप असेट्स को भी टोटल करेंगे, लाइबिलिटीज को भी टोटल करेंगे, ये भी बता रहा हूँ, देखें चले मैं। अब सी पे है, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द कैपिटल। समझ में आया आपको, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द कैपिटल। अब आपने जब असेट्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली तो क्या रहेगी, आप कैपिटल भी आप निकाल लेंगे। करके आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, जिसका जो आंसर आया, तीन सब शेयर कर लेंगे मुझे कमेंट्स में, फिर हम चेक कर लेंगे, स्टूडेंट भी एक दूसरे का देख लेंगे क्या आंसर है। ठीक है, वो भी मैच हो जाएगा। ठीक हो गया। नंबर 2 पे अब हम आपसे, फिर मैं आपको दे रहा हूं एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द अफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो हमने क्वेश्चन पीछे 2 डिस्कस किया ना, वर्ड एग्जाम्पल, वही समझने इस तरह का ये है। बॉट अ मोटर व्हीकल एंड पेड बाय चेक, पहला मैंने सॉल्व कर दिया, ये देखें पहला मैंने सॉल्व कर दिया। इसका क्या फर्क पड़ा, यानी बॉट अ मोटर व्हीकल एंड पेड बाय चेक, तो क्या हुआ, मोटर व्हीकल खरीदी आपने वो बढ़ गई, और चेक यानी बैंक से दिया तो वो कम हो गया। तो यहाँ आपको अफेक्ट बताना है, अफेक्ट ऑन असेट्स क्या है, अफेक्ट ऑन लायबिलिटी क्या है। कैपिटल पे कोई इफेक्ट मैंने नहीं पूछा इसके अंदर, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी पे पूछा है। तो पहली ट्रांजैक्शन मैंने सॉल्व कर दी। ठीक है, अब बी जो है वो आपने सॉल्व करके, और इसमें लिख, बी क्या है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर। समझ लें वही है, वर्कड एग्जांपल को मैंने क्वेश्चन में अलग करके दे दिया। इसमें आपने देखना है अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ा है, असेट पे क्या पड़ा, लायबिलिटी पे क्या पड़ा। रिसीव द चेक फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, इसमें भी आप देखेंगे किस पे क्या फर्क पड़ा है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में असेट पे क्या पड़ा, लायबिलिटी पे। कैपिटल मैंने नहीं पूछा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब इसमें असेट्स पे क्या फर्क पड़ा, अगर दोनों ही असेट्स हैं तो आप बताएंगे एक असेट इंक्रीज है दूसरा असेट डिक्रीज है, और अगर एक असेट एक लायबिलिटी है तो आप बताएंगे ये असेट इंक्रीज है या ये डिक्रीज है, ये लायबिलिटी इंक्रीज है या ये डिक्रीज है। फिर ई है लास्ट, द पेड ऑफ अ लोन इन कैश, यानी आपने समझ ले लोन को कैश से पे कर दिया। अब आप इसमें भी देख लें कौन सी 2 चीजों पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये भी मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने इसमें फिल करके और मुझे BCDE करके कमेंट्स में बता देना है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ तो आपकी लेसन आज हमने डिटेल में, फिर भी हमने 30 मिनट्स पर तो उसको ले गए। मैं कोशिश करूंगा आइंदा के लेसन जो है उसको शॉर्ट कर दूं, तो 10-15 मिनट्स के अंदर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसको हम शॉर्ट करके पार्ट कर देंगे। ठीक है, हर पार्ट को अलग कर देंगे शॉर्ट उसमें, ताकि आप लोग थोड़ा सा जल्दी भी सीख लें। ठीक हो गया। तो अब हम आगे जनाब एंड ऑफ लेसन में द अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने समझ ली है, लेसन समरी में एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ लिया आपने, जो कि बेसिक है। मैं आपको बोलूंगा कि भाई बार बार इसको मैं आप फोकस इसलिए कहता हूँ कि आप ये बेसिक अकाउंटिंग है, यही सब कुछ है। अगर आपने इसको इक्वेशन समझ में आ गई तो समझ लें आपको अकाउंटिंग की बेस समझ में आ गई। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया कि अकाउंटिंग का पर्पस है क्या, असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में भी अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हम दे देंगे आपको बाद में, लेकिन ये इनफ है। ओ लेवल के जो है आपके सिलेबस के अंदर ये इतनी ही डेफिनेशन आती हैं। ठीक है, वो फिर आगे आप हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर ए लेवल में देखेंगे उसको। नेक्स्ट लेसन आपका मैंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर रखा है और द लेजर्स। तो एक्चुअली अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में ही लेजर भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लिहाजा मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होगा फिर, और उसका पार्ट बी में हम लेजर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं कहूँगा आखिर में कि दोबारा से आपको अगर अलग से टॉपिक भी देखने हैं तो आप अलग से मेरा सर्च कर सकते हैं, और अगर सीक्वेंस में चलना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।